अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मज़े में तो रहना पड़ता है क्योंकि यही ज़िंदगी है और जीना इसी का नाम है। मुसीबतों के साथ, मुश्किलात के साथ आगे बढ़ते जाइए और लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए आपने कामयाब होना होता है। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। शहर कायद का जो मौसम है वो बड़ा औसम है, लेकिन अब जो सर्दी है वो अपने रंग दिखा रही है। कुछ लोग बीमार भी पड़ना शुरू हो गए हैं। अब यही होता है ना कि कभी सर्दी है, कभी कम सर्दी है, कभी ज़्यादा सर्दी है। तो महकमा मौसमियात हमें क्या बता रहा है? महकमा मौसमियात कह रहा है जनाब कि शहर कायद का मौसम सर्द है, खुश्क है, मतलब अबर आलूद है। कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्दी की लहर जो है वो इस जनवरी के आखिर तक बरकरार रहेगी और आइंदा 24 आवर्स के दौरान जो है खुश्क मौसम के साथ सर्द रात भी महसूस की जाएगी। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे बढ़ते हैं और सिंध हाई कोर्ट का जिक्र करते हैं। कौन कौन सी आज जो है वो हेयरिंग्स हैं? तो सिंध हाई कोर्ट की हेयरिंग्स में जो है वो गैर कानूनी तामीरात हैं, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समात है। तो ये जो है वो आज हेयरिंग्स हैं सिंध हाई कोर्ट में, जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ बात कर लेते हैं हम गोल्ड प्राइस की। और गोल्ड प्राइस जो है वो वाकई हाई होते जा रहे हैं। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो करंट प्राइसेस हैं वो क्या हैं। तो सोने की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अच्छा, अब ये जो इसकी प्राइस है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई आलमी मार्केट में सोना जो है वो एक दिन में $158 फी ऑन्स महंगा हो गया है। और इसके अलावा आलमी मार्केट में सोना $5240 फी ऑन्स की नई बुलंद तरीन सतह पर कायम हो गया है। एक दिन में सोने की कीमत में 3% का बड़ा इजाफा हो गया। अमरीकी डॉलर मुसलसल जोग्राफियाई सियासी खदशात के बायस तकरीबन 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है। अमरीकी फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी फैसले से कबल सूरत हाल मजीद दबाव का शिकार रही। साल 2026 के आगाज से अब तक सोना 20% महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में भी सोने और चांदी की कीमतों में एक दिन का रिकॉर्ड इजाफा मुतवक्के है। मुकामी सर्राफा मार्केट में फ़ी तोला सोना 15,000 रुपये तक महंगा होने का जो है वो इम्कान है। चलिए जी, यहाँ पर तो सोने की बातें हो रही हैं कि सोना महंगा हो गया है, गोल्ड के प्राइस जो हैं वो हाई हो गए हैं। वहाँ पर दुबई में क्या हो रहा है? दुबई में सोने की सड़कें बन रही हैं। जी हाँ, दुबई में दुनिया की पहली सोने की सड़क बनने जा रही है। और ये जो खबर है, ये जो ओवरऑल जब ये खबर सामने आई ना तो उसने दुनिया को हैरान कर दिया कि सोने की सड़क बना रहे हैं। भाई वो बना सकते हैं सोने की सड़क। खबर कुछ इस तरीके से है कि दुबई ने दुनिया की पहली जो गोल्ड की सड़क है, सोने की सड़क जो है वो बनाने का ऐलान कर दिया है। दुबई हुकूमत ने नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया, जिसके बारे में ये कहा गया है, बताया गया है कि यहाँ दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा दुबई हुकूमत ने यह भी बताया है कि दुबई की गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में नया सयाहती मुकाम होगा। मंसूबे और डिज़ाइंस मरहलावार सामने आएंगे। यहाँ से जो है वो 1000 से ज़ायद गोल्ड रिटेलर्स के साथ नया मरकज़ तामीर होगा। दुबई हुकूमत के मुताबिक रिटेल, होलसेल, सरमायाकारी सब एक जगह जमा होंगे। मुकम्मल सोने और जेवरात की वैल्यू चेन एक जगह इकट्ठे होंगे। और इसी हवाले से इमाराती हुकाम का कहना है कि सोना दुबई की शान और तजारती वर्से की अलामत है। तो जनाब, यहाँ सोना महंगा हो रहा है, वहाँ पे सोने की सड़कें बन रही हैं। बस बात वही है कि काश हमारे मुल्क में भी जो है हालात इतने अच्छे हो जाएं। कम से कम हमारी सोने की सड़कें ना बन सकें तो कम से कम हमारी जो नॉर्मल सड़कें हैं, जो खड्डे हैं हमारी सड़कों के, वही भर जाएं। अब जल्दी से आपके साथ में एक रेमेडी शेयर करती हूँ और स्किन केयर के हवाले से बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके पास स्किन टोनर नहीं है और स्किन टोनर बहुत महंगे महंगे होते हैं। तो महंगे स्किन टोनर से जान छुड़ाएं और अपना स्किन टोनर घर में बनाएं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको ये करना है कि आपने रोज़ वाटर लेना है, फिर आपने जो है वो सिरका लेना है, एप्पल साइडर विनेगर, और फिर पुदीने के 10 या 12 पत्ते लेने हैं और फिर इनको मिक्स कर कर आप छान लें और उसके बाद आप इनको अपनी जिल्द पर लगाएं। अगर आपकी ये है वो उन लोगों के लिए जिनकी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, लेकिन जिन लोगों की ड्राई स्किन है और उनको अपनी ड्राई स्किन पे लगाना है तो इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं और ग्लिसरीन जो है उसको माइनस कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? रोज़ वाटर, फिर सिरका और पुदीने के 10 से 12 पत्ते पीस कर मिक्स करके लगाना है। 1 से 2 हफ्ते इसको प्रिजर्व करें और बन गया है आपका सस्ता, अच्छा और बेहतरीन स्किन टोनर। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि भाई क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। मौसम के हवाले से जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि कहीं बर्फ़ानी तोदे गिर रहे हैं, कहीं बर्फ़बारी हो रही है। तो इस हवाले से यही दुआ है कि कराची हो, कराची से लेकर पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान ही अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे अपने मेहमानों से। आपको अपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।
वेलकम बैक। फिट रहना ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है और फिटनेस किस तरह रखनी चाहिए, फिटनेस किस तरह रख सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई फिटनेस के लिए आपको सिर्फ पर्टिकुलर जिम जाना है और कुछ नहीं है, डाइट कोई काउंट नहीं करती है, लाइफस्टाइल काउंट नहीं करता है। लेकिन आप किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं, आपकी फिटनेस का लेवल क्या होना चाहिए और एक्चुअल में जिस चीज़ को आप फिटनेस कहते हैं वो आपकी नज़र में है, लेकिन जो उसूल हैं फिटनेस के, जो एक ट्रेनर की नज़र से होता है या लोगों की नज़र से होता है, जो इंटरनेशनल उसूल होता है फिटनेस का, वो क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सलमान राजा मौजूद हैं, जो कि लाइफ कोच भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं और बिल्कुल हमारे भाइयों जैसे भी हैं और बड़े ज़बरदस्त मशवरे भी देते हैं। और इनके पास ना फिटनेस से रिलेटेड इतनी सारी बातें और इतनी सारी चीज़ें आपको बताने के लिए हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, आई एम गुड। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि हमारे लोग जिस चीज़ को फिटनेस कहते हैं कि भाई ठीक है, थोड़ी सी जिम कर लिया, थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल कर लिया, ज़रा सा उन्होंने वेट लूज कर दिया, वो कहते हैं वी आर फिट। आप ज़रा बताइए कि एक्चुअल में फिटनेस क्या होती है और फिट रहने के तरीके क्या है? देखिए सबा, पहले तो ये सबसे बड़ी गुमराही लोगों के दिमाग में ये बसी हुई है फिटनेस को लेकर कि फिटनेस कोई एक लेवल है जो आपने अचीव कर लिया या कोई दुकान से जाके कोई कपड़ा खरीद के, ऐसा कोई इवेंट नहीं है। हम्म। फिटनेस एक नजरिया जिंदगी है, एक तर्ज जिंदगी है, एक हम्म। लाइफस्टाइल है। एक आप जिंदगी अडॉप्ट करते हो कि मैं इस तरीके से जिंदगी जीऊंगा जो कि हेल्दी होगी और फिट होगी। हम्म। जब तक आप इस माइंडसेट को नहीं बनाएंगे तब तक आप फिटनेस अचीव नहीं कर सकते या वो हेल्दी लेवल अचीव नहीं कर सकते। अदर देन दैट, जो लोग समझते हैं फिटनेस को लेकर करते हैं, वो गलत फहमी की हद तक कह लूंगा मैं, कैसी हद तक कि उसमें गलत फहमी शामिल होती है। जी। फिटनेस का कुछ आंसर होता है लेकिन कंप्लीट फिटनेस उसको नहीं कहते। सही। नंबर दो बात, फिटनेस को लेकर सबसे बड़ी गुमराही ये है कि मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी तो मैं हेल्दी हो गया, मैं फिट हो गया। ये हम्म। गलत सोच है। हम्म। फिटनेस सिर्फ हेल्थ या एक्सरसाइज से नहीं आती। फिटनेस दो चीजों पर मुश्तमिल है, डाइट एंड एक्सरसाइज। हम्म। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट को का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप फिट नहीं है। अगर आप सिर्फ डाइट का ख्याल कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग का मतलब हमारे माशरे में है भूखा रहना, ये भी गलत है। तो अगर आप सिर्फ डाइट का ख्याल कर रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तब भी आप हेल्दी एंड फिट नहीं हो सकते। हम्म। सही। अच्छा सलमान भाई, अब ये आपने बता दिए मिसकंसेप्शन, इसके ऊपर काम कैसे करना है? अब अपने आप को फिट रखने के तरीके क्या हैं? लोगों को इनिशियली, ग्रेजुअली, स्लोली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? और मुझे पता है इस बारे में इससे पहले भी आप बहुत ज़्यादा बात भी कर चुके हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे चुके हैं, लेकिन ना कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो आपकी नज़र में क्या हैं कि लोग फिट रहें और वो उस मयार के मुताबिक फिट रहें जो एक ट्रेनर का मयार है, एक हेल्थ का मयार है। जब मैं थोड़ा सा अनयूजुअल ट्रेनर इस तरह हूँ कि मैं सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं करता। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा जी जी कि जी। पहले अपना ये माइंडसेट बनाइए कि जिंदगी हाँ फिट बिल्कुल। फिट सही। फिट रहने का मतलब क्या होता है बंदे का जिंदगी में, कि आपकी फिजिकल फिटनेस हो, आपकी मेंटल फिटनेस हो, हाँ। आपकी स्पिरिचुअल फिटनेस हो, यानी कि रूह, जिस्म और शऊर, जी तीनों जी चीजें आपके फिट होने चाहिए। जी जी जी। हम यहाँ बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस की। हम्म। फिजिकल फिटनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि घर में रह के एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी। फिर आपके पास फ्री वेट एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें डंबल और बारबेल और जो जिम में आप करते हैं। हम्म। फिर आपके पास रेजिस्टेंस मशीन होती हैं। हम्म। तो ये जी अच्छा। फिर इसमें 3 दर्जात होते हैं फिटनेस के। आप अपनी बॉडी में एंड्योरेंस लाना चाहते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस, हम्म। या आप मसल गेन करना चाहते हैं, या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो आपने अपने गोल को, अपने माइंडसेट को सेट करना है कि मुझे किस तरफ जाना है फिटनेस की, किस जर्नी, किस रास्ते पे जाना है। जी। और उसके मुताबिक फिर आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं और डाइट प्लान होते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। सही। अच्छा सलमान भाई, स्टार्ट करते हैं मेंटल फिटनेस से कि आपकी मेंटल ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आप हमेशा इस बात पर बड़ा एम्फेसाइज करते हैं कि लोग फिजिकली फिट तो हों लेकिन उससे पहले उनको अपनी माइंडसेट, अपनी मेंटल ग्रूमिंग करने की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। माइंड होता है नेगेटिव, आप सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, आपके प्लान्स कुछ हैं, वो गोल्स आप अचीव नहीं कर रहे हैं, गोल्स अचीव करने के लिए आप कुछ और कर रहे हैं, नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में है, आपके दिमाग में जो है ना कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं जो आपको शायद कामयाब नहीं होने दे रही होती हैं या आपको दूसरों से अलग कर रही होती हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो माशरा, हमारी सोसाइटी एट लार्ज। हम्म। अच्छा, सिर्फ इंडिविजुअल फिटनेस जरूरी नहीं है, माशरती फिटनेस भी है। कलेक्टिवली जो हमारा फॉर्म है वो भी बहुत बुरी हालत में है अगर हम फिटनेस की बात जी करें। जी जी जी। तो तो ये बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आपकी स्ट्रेस फैक्टर होता है, आपकी तरबियत होती है, आप किस माहौल में उठ बैठ रहे हैं। अगर आप अनफिट अनहेल्दी लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं जो कि गलत खाने खाते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो उसको जो है डीमोटिवेट करते हैं आपको एक्सरसाइज करने में, तो भी आप बहुत ज्यादा रुकावट पैदा होगी आपको इस तरफ जाने के लिए। हम्म। तो
ये एक आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। मेंटली फिट रहने के लिए आपको पॉजिटिव अप्रोच और इल्म हासिल करना पड़ेगा। अपने माइंड को जो शऊर की ग़िज़ा है ना सबा, जी जी माइंड की ग़िज़ा, जी वो है इल्म। जी आपको रोज़ाना अपने माइंड को कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेजेबल फीड करना होता है, जैसे आपको जिस्म को फीड करना होता है। जी बिल्कुल तो जब आप अच्छे इल्म हासिल करते-करते अपने शऊर का इर्तिका करेंगे, तो जी आपको खुद ब खुद ये एहसास होने लग जाएगा कि मुझे फिज़िकली भी फिट रहना चाहिए, मेंटली फिट रहने के लिए। सही। अच्छा सलमान भाई, मेंटली फिट रहना बड़ा ज़रूरी है, फिजिकली फिट रहना बड़ा ज़रूरी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है? आप अपनी सराउंडिंग में क्या चेंजेस कर सकते हैं मेंटल फिटनेस के हवाले से, और फिजिकल फिटनेस के हवाले से आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, कब खाएं, कब सोएं, कितने घंटे की आपने नींद लेनी है, और जो आपकी सराउंडिंग में जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं कि जिन लोगों का आप इंतखाब करते हैं, जो आपके साथ होते हैं, वो लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत काउंट करते हैं और वही आपकी मेंटल फिटनेस का जिम्मेदार भी होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जी। देखिए, जहाँ तक बात रही कि लोगों और मेंटल फिटनेस की, हाँ तो जैसे मैंने कहा अच्छे लोगों की सोबत में बैठना, जी अच्छा इल्म हासिल करना, कोई ना कोई हाँ किताब पढ़ें, कोई अच्छी चीज़ देखें इल्म के हाँ मुतालिक, लेकिन नई हो आपके शऊर के लिए, जो आपके माइंड को ये एहसास दिलाए कि मैंने कुछ आज नया सीखा है, हाँ कुछ तामीरी सीखा है। हाँ अच्छा, बुरे लोगों की सोबत से बेहतर है तन्हा रहना, ये हिकमत वालों का कॉल है। दूसरी बात ये कि जब आप इस मेंटल पीस में आएंगे तो आपको खुद ही आपकी नॉलेज बताएगी कि मैं फिजिकली हेल्दी नहीं हूँ। अच्छा, फिजिकली हेल्दी रहने के बड़े बेसिक फॉर्मूले अगर समझ में आ जाए, नहीं आए तो आपकी ओबेसिटी आपको सोचने नहीं देती ये चीजें। हम्म बेसिक फॉर्मूला क्या है? 8 घंटे नींद, हम्म 2 से 3 वक्त खाना, लेकिन आधा पेट खाना, फुल पेट नहीं खाना। उसमें प्रोटीन डाइट ज्यादा रखना, हम्म कार्ब और फैट कम रखना। और जब हम बात करते हैं प्रोटीन, कार्ब और फैट की, तो हेल्दी प्रोटीन एक चीज होती है, हेल्दी कार्ब एक चीज होती है, हेल्दी फैट एक चीज होती है। हम्म तली हुई चीजें जहर है, शुगर जहर है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं जहर है, एनीथिंग विच कंटेन शुगर इज पॉइजन फॉर योर बॉडी, वो आपकी एजिंग को बढ़ा देती है। सही तो आप ये बेसिक्स फॉलो कर लें, हेल्दी डाइट रखें, टाइमली खाएं, नींद पूरी करें, कम से कम 7 से 8 घंटे सोएं, और बेसिक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मस्ट है, कम से कम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज घर में जरूर। ये रीजनिंग नहीं कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं जिम नहीं जा सकता या जा सकती। हम्म आप घर में भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि इजीली अवेलेबल है, आप तो यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो। सही तो ये अप्रोच से चलेंगे तो आप फिटनेस लाइफ बेहतर गुजार सकते हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए खुद पहले तो सोचना है ना, मतलब लोग पहले सोचना स्टार्ट करें कि वो फिट रहना चाहते हैं। अब वो फिट किस तरह रहना चाहते हैं? ठीक है, आप उठे, आपने आपकी सारी ज़िंदगी में ओवरऑल नेगेटिविटी है, आप सैड हैं, आपको प्रॉब्लम है, आपको लोगों से मसला है, आपको अपनी सराउंडिंग में मसला है। अब आपने उठ के अगर एक्सरसाइज करना शुरू कर भी दी है, तो सलमान भाई आपको खुद भी पता है कि ये बिल्कुल 50% आपके दिमाग की वजह से आपके बॉडी पे भी इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसका असर 50% होगा। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए थ्रू आउट पहले इंसान अपने अंदर चेंज लेके आता है। फर्स्ट आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने आप को चेंज करेंगे, मैं अपने आप को चेंज करूं। जितने भी लोग अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट करना चाहते हैं, कम से कम वो अपने नर्व्स तो स्ट्रांग रखें। यहाँ पर तो ये सूरत हाल है कि लोगों के नर्व्स इतने स्ट्रांग नहीं है। अननोइंगली अगर वो कोई ऐसी बात भी है जिसमें वाकई उनके साथ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या वाकई उनका कोई ना कोई इसके अंदर पार्टिसिपेशन है कि किसी से कोई ऐसी बात हो रही है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देयर नर्व्स आर नॉट स्ट्रांग, क्योंकि उनका मेंटल फिटनेस का लेवल बस इतना ही है कि वो जल्दी हाइपर हो जाएंगे। उनका मेंटल फिटनेस का लेवल बस इतना ही है कि वो ये सोचते हैं कि हर चीज़ नेगेटिवली उनके पास ही आ रही है। तो सबसे पहले तो दिमाग पे, सबसे पहले तो आपकी मेंटल ग्रूमिंग बड़ी ज़रूरी है। मैं कुछ ऐड करता चलूँ इसमें जी जी सभा के, ये जो आपने बात की ना बिल्कुल सही कही कि लोगों की ये माइंडसेट बना हुआ है कि हमें नेगेटिविटी इतनी है, हमारे इर्द गिर्द स्ट्रेस इतनी है, हम हाँ परेशान इतने, अरे हम एक्सरसाइज कैसे करें। मुझे बहुत हाँ लोग ये बात बोलते हाँ हैं। मैं लोगों को ये बात बस बताता हूँ कि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट है ना, हम्म और उस स्ट्रेस को रिलीज करने का कोई अगर बेस्ट तरीका है, वो फिजिकल एक्सरसाइज है। यस रिसर्च के मुताबिक हम्म जो हाईएस्ट, जो नंबर 1 तरीका है स्ट्रेस रिलीज करने का, वो है हार्ड कोर एक्सरसाइज, यानी कि जिम में फिजिकल टफ एक्सरसाइज। उसके बाद आता है म्यूजिक और पानी थेरेपी एंड बाकी चीजें, बहुत बाद में आती है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं और जिंदगी के सख्त वक्त से गुजर रहे हैं, तो अगर आपका कोई बेहतरीन साथी हो सकता है इस वक्त में, तो वो एक्सरसाइज है। और वो आपकी स्ट्रेस भी खत्म कर देगी, और आपको स्ट्रेस से होने वाली जो तबाहकारियां हैं, स्ट्रोक्स है, पैरालिसिस हो जाता है, हार्ट स्ट्रोक हाँ हो जाता है, ब्रेन हेमरेज, हाँ इन सब से बचाती है एक्सरसाइज। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्सरसाइज जो है वो आपकी हेल्थ के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है।
आपका जो ब्लड है उसके सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। इसके अलावा जब आप सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं या जिस टाइम पर भी जाकर आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपका फोकस अपनी फिजिकल फिटनेस पर होता है। उस टाइम पर आपके जहन से वो थॉट्स जा रहे होते हैं, वो थॉट्स खाली हो रहे होते हैं कि नहीं अभी मेरे पास सिर्फ एक ही काम है कि मुझे जो है इतनी देर वॉक करनी है, मुझे इतनी देर एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आप फोकस्ड होकर अपने गोल्स अचीव करते हैं और फोकस होकर एक काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आप जब बाहर आते हैं एक्सरसाइज करके, जिम से बाहर आते हैं या किसी पार्क में वॉक कर रहे हैं वहाँ से बाहर आते हैं, तो आप देखिए आपका एक जो सोचने का स्टाइल है, जिंदगी को देखने का स्टाइल है ना, वो चेंज हो जाता है। पार्क में मौजूद लोगों को आप देखते हैं तो आपका थॉट चेंज हो जाता है कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत भी है, ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस नहीं लेने चाहिए और कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए अल्लाह पे, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। वैसे तो सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं कि खुद ही इतनी टेंशन लेते हैं कि वो अपने आप को बीमार कर देते हैं। आपने मेहनत की और फिर उसका रिजल्ट मिला नहीं मिला, अल्लाह पे छोड़ दें। मैं आपके प्रोग्राम से के तवज्जुह से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि लोग जो सुन रहे हैं कि देखें, जो इंसान एक्सरसाइज करता है और जो इंसान एक्सरसाइज नहीं करता, जो फिटनेस नहीं रखता, हेल्दी नहीं रहता, हाँ। जो इंसान हेल्दी नहीं है, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो तस्वुर नहीं कर सकता कि जो फिटनेस रखने वाला बंदा है, जो एक्सरसाइज करने वाला बंदा है, वो जिंदगी के क्या मजे ले रहा है, वो किस मयार की जिंदगी जी रहा है। यस बिल्कुल। आपको जब ही एहसास होगा जब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे, जब आप वो जिंदगी अपनाएंगे, वो तर्ज जिंदगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो मेरे कहने के मुताबिक आप जिंदगी का वो मजा, वो मयार चखता ही नहीं जो आपको जिंदा होते हुए चख लेना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपके वक्त के लिए, आपके कीमती वक्त के लिए। और आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और भी है कि किसी के ऊपर कमेंट कर देना, किसी के बारे में कोई भी राय कायम कर देना बड़ा मुश्किल है। जब तक कुछ चीज़ें आपने अचीव नहीं की हो ना, तो आपको पता ही नहीं होता कि उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, उस चीज़ का एसेंस क्या है, उस चीज़ की अहमियत क्या है। फिर या तो आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर लें, दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर लें, लेकिन अपनी सराउंडिंग में अपना माहौल बेहतर बनाइए, अपनी मेंटल ग्रूमिंग पे काम कीजिए, अपनी हेल्थ पे काम कीजिए, अपना जो आपका लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कीजिए। और चेंज जो है दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो सबसे पहले अपने आप को चेंज कीजिए, आपकी ज़िंदगी, आपकी सराउंडिंग, सब कुछ चेंज हो जाएगा। शो में वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। वेलकम बैक। इल्मुल आदात के हवाले से बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी ज़िंदगी में कितना इफ़ेक्ट करती है और क्या इसकी बदौलत आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और लाइफ चेंज होने का मतलब ये है कि आप माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आपका जो फाइनेंशियल एक इशू है वो सॉल्व हो सकता है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, आप क्या पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जो इल्मुल आदाद है ये आपकी ज़िंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इसकी क्या अहमियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं इस वक्त मौजूद हैं इरफान कामिल साहब, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं। उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बहुत अच्छी जो है वो चीज़ें लोगों को बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सबा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, ठीक है? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। ये बताइए पाकिस्तान अददी तौर पर इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है? पाकिस्तान के लिए तो ये पूरा साल बहुत अच्छा है और इनफैक्ट क्योंकि मैं हमेशा बात जब अदद की करता हूँ तो पाकिस्तान की जो पैदाइश है वो है ही लियो के, उसने जब ज़ोडिएक में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, दैट इज 14 अगस्त। तो अगस्त का महीना क्योंकि लियोस का महीना होता है और लियो रिप्रेजेंट करता है सन को, और सन का जो अदद है वो 1 है और ये साल 1 का है। तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, पाकिस्तान के लिए तो बेस्ट होगा ये साल। और मैं आपको बता दूं कि ये ईयर जो है पाकिस्तान के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, मींस चेंजिंग का ईयर है। आपको एक पावर ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी जो कि वेस्ट टू ईस्ट नजर आएगी। पहले तो ज्यादातर आपके देखा है आपने पावर्स वगैरह वो ज्यादातर वेस्ट की तरफ हैं, लेकिन अब ये लग रहा है मुझे कि ईस्ट की तरफ पावर डाइवर्ट होगी। और क्योंकि सूरज जो है वो हमेशा मशरिक से तुलू होता है और मगरिब पे गुरूब होता है, तो ये साल तुलू होने का, ये साल उभरने का है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत अच्छे उसमें रहेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, कायम दायम रखे और आगे आगे बढ़ाता रहे। अच्छा सर, ये बताइए कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ा मोड़ आप देख रहे हैं? सॉरी, आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए आप कोई नया चेंज,
कोई तब्दीली, कोई नया मोड़ देख रहे हैं आप, जी, जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान गेम के लिए चेंजर? देखिए, पाकिस्तान का तो मैंने लास्ट ईयर में कहा था और ये साल तो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पैक्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान एक लीडर है इस खित्ते के अंदर और ये लीडरशिप हमेशा नंबर 1 को जेब देती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेसिडेंट का जो डेजिग्नेशन है वो नंबर 1 है और पाकिस्तान इस वक्त इस साल के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे इस तरह रहेगा कि हमेशा आपको लीडरशिप के अंदर नजर आएगा, डिसीजन मेकिंग नजर आएगी। जितने अतराफ की कंट्रीज हैं आपके, जितने नेबरहुड है आपका, ये सब आपसे एडवाइस लेते हुए मिलेंगे और जो आप जो आप फैसला करेंगे उसको वो लोग कबूल करेंगे और अच्छाई की सूरत में कबूल करेंगे, बुराई की सूरत में नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो पाकिस्तान का जो कहना चाहिए बहुत बैलेंसिंग कंट्री की सूरत में ये साल सामने आएगा कि जो सबके लिए एक अच्छी राय और एक अच्छी चीज को कंक्लूड करता हुआ नजर आएगा। सही। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या 2026 जो है वो पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का साल है, अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी? जी, पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट इस तरह खुशखबरी का साल है कि पाकिस्तान में ये साल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सूरज का साल है, सन का ईयर है और सन सबसे पावरफुल एनर्जी है पूरी कायनात की, इससे पावरफुल एनर्जी कोई नहीं है। तो पाकिस्तान का यकीनन बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ। सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस साल आपको जियोलॉजी के ऊपर मींस जेम स्टोन के ऊपर बहुत ज्यादा आपको काम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन सन के साथ होता है। जो जेम स्टोन जो होते हैं, जिसे आप कीमती पत्थर कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान का सेक्टर बहुत आगे आएगा और बहुत ज्यादा काम होता हुआ नजर आएगा। सोलर के अंदर बहुत ज्यादा काम होता हुआ नजर आएगा, आपको इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। तो पाकिस्तान के लिए ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो यस, इट्स गुड। इंशाल्लाह ताला इसके अच्छे आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे इस साल में। सही, इंशाल्लाह। अच्छा, अब कुछ आम लोगों के हवाले से बात करते हैं कि आम लोगों के ऊपर ये जो इल्मुल आदाद है, नंबर्स हैं, ये कितने इफेक्टिव होते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो हमारे कॉलर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप अपने जो मसाइल हैं नंबर्स के हवाले से या अपने सितारों के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो सर यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आम लोगों के लिए कौन सी ऐसी अच्छी तारीखें हैं काम शुरू करने के लिए, जिनमें वो अपना कुछ नया काम, नई जॉब्स और नई चीज़ें जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं? जी देखिए, पहली चीज मैं जब हमेशा बात करता हूं तो और इस साल के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो गुजर गया वो गुजर चुका, जो आने वाला है उस पे मैं कहता हूं वल्ला आलम बिसाओ, गैब का सिर्फ अल्लाह को आने वाले वक्त का। लेकिन जो आज है आपका, इसको अच्छा कीजिए। जो ये करंट सिनेरियो से आप गुजर रहे हैं इसको अच्छा कीजिए। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट डेट्स हैं इस साल की, वो किसी भी मंथ की 1, 10, 19 और 28 तारीख हैं। और अगर हम इन 4 तारीखों में अगर कोई बहुत अच्छी तारीख मैं कहता हूं तो वो 19 तारीख है, 1 और 9। इसको जहां तक हो सके आपके जो भी फॉर एग्जांपल किसी को जॉब का है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो 19 की डेट को अवेल करे। आपको अगर कोई निकाह करना है तो निकाह के लिए बेस्ट डेट है इस साल की, है 19 किसी भी मंथ की 19 तारीख में निकाह करें। हमेशा अल्लाह ने चाहा वो जिंदगी में आगे अच्छा चलेगा। निकाह की तारीख बहुत अहम है। इसी तरीके से जो लोग बच्चे जो अपने एग्जाम्स देना चाह रहे हैं तो वो कोशिश करें कि संडे का दिन, क्योंकि जब हम 1 और 9 की बात करते हैं तो 1 की बात करते हैं, संडे के दिन, इतवार के दिन सदका करें। जब कोई किसी परेशानी में हो तो कोशिश करेंगे इतवार के दिन का सदका कीजिए ताकि उस परेशानियों से निकले। तो जो मैंने 4 डेट्स बताई हैं, ये डेट हर किसी के लिए है और इसको हर शख्स अवेल कर सकता है। बस इस बिलीफ के साथ अवेल करें कि अल्लाह ताला ने इसमें जो यूनिवर्स का जो एक सिस्टम रखा है, ये यकीनन अल्लाह ने आपकी फलाह के लिए और आपकी अच्छाई के लिए रखा है। अच्छा, ये बताइएगा कि शादी, कारोबार या जॉब के लिए कौन सा नंबर जो है वो बेहतर होता है, कौन सी तारीखें मौजू होती हैं? क्योंकि आपने बता दिया निकाह का, अब कारोबार या जॉब के हवाले से भी बताइए। देखिए सब बात ये कि हर शख्स की, जिस तरह हम किसी शादी में आप जाए तो 4 डिशेज होती हैं, हर शख्स अपनी चॉइस की डिश को चूज करता है। हाँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से हर शख्स की न्यूमरोलॉजी वेरी करती है। हम उसको ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि नहीं सबके लिए एक जैसी चीजें हैं। अगर सबके लिए एक जैसी चीजें होती तो पूरा कायनात का सिस्टम एक जैसा चल रहा होता है। इसमें जो उतार चढ़ाव है बेसिकली हर शख्स की बर्थ वेरी करती है। अच्छा। तो जो बर्थ होती है उस बर्थ के हिसाब से फिर हम सजेस्ट करते हैं कि अच्छा आपके लिए कौन सा बेस्ट नंबर है। लेकिन मैंने ये ओवरऑल 1, 10, 19 और 28 तारीखें बताई हैं, वो बताई इसीलिए कि इसमें आप स्टेप्स लेना चाहते हैं इसमें ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपका फुलफिल होंगी वो चीजें।
अच्छा, ये बताइए कि हमारी जो अभी क्रिकेट टीम है उससे रिलेटेड कुछ बड़े अहम फैसले होने हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के हवाले से क्रिकेट का फ्यूचर? और अभी इस ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें आर वी गोइंग और नॉट, आपको क्या लग रहा है कि हमारी जो पोजीशन है वो किस तरफ होगी और क्या कुछ होने जा रहा है? कुछ क्रिकेट वर्ल्ड से रिलेटेड बताइए। देखिए, मैंने आपको अभी भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान इस वक्त एक लीडरशिप पोजीशन में है। पाकिस्तान इस वक्त जो फैसला करेगा उसको इम्पोज करेगा और उसको माना भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो उनके जो सजेशन होंगे, जो आईसीसी के साथ उनकी मीटिंग्स हैं और जो यहाँ से एडवाइस की जाएगी कि हम इस तरह नहीं इस सिनेरियो में खेलना चाह रहे हैं, इस सिनेरियो में नहीं खेलना चाह रहे हैं, तो वो यकीनन एक्सेप्ट होगा। इस साल में तो जरूर एक्सेप्ट होगा। वो ऐसा नहीं होगा कोई रिजेक्शन हो जाएगा। और पाकिस्तान यकीनन खेलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये साल पाकिस्तान के लिए हर तरीके से बेस्ट है। और इवन देन अगर मैं ये जो हमारे हायर एडमिनिस्ट्रेशन है क्रिकेट की, मैं उस तक भी बात पहुंचाना चाहूंगा कि ये इस साल में कोई भी चीज बैक ऑफ ना करे। पाकिस्तान को हर चीज के अंदर सक्सेस इंशाल्लाह ताला मिलनी है। तो इस पे भी एक बोल्ड स्टेप लें। और हाँ, अपने लिए जो वेन्यू है, अपने लिए जो टीम की फिजिबिलिटी जरूर मायने रखती है, उसको देखते हुए करें इंशाल्लाह ताला। मुझे तो ये वर्ल्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपको वर्ल्ड कप में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि 15 फरवरी को पाकिस्तान की पोजीशन क्या रहेगी अगर हम जाते हैं और हमारा मैच होता है इंडिया से? देखिए, 15 फरवरी को ये बड़ा हॉट, मुझसे बड़े सवाल होता रहता है 15 फरवरी के हवाले। 15 फरवरी की जो डेट है बेसिकली इट्स नंबर 9, ठीक है। और जब हम न्यूमरोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं तो वन साइड इज 6 एंड अदर साइड इज 9। तो पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छा होगा कि सैटर्न का टाइम है और ये टाइम पाकिस्तान, मैंने आपको बताया 1 और 9 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन बताया, मैंने बताया इसीलिए कि एक तरफ सन है, दूसरी तरफ मार्च है। तो वो जो डे है वो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जो 15 फरवरी का जो दिन है। सही। अच्छा, ये नहीं कि सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए जी, आपने थोड़ा सा इशारा दे दिया, अब समझने वाले समझ गए होंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि जो ये लकी नंबर्स होते हैं हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होते हैं, तो जिस तरह से लोग पूछते हैं इस हवाले से, इस इल्म के हवाले से, तो हर किसी का अलग अलग नंबर होता है, लेकिन आप जरा सा इसको एलेबोरेट करें कि व्हाट आर दीज लकी नंबर्स और ये कितना इफेक्टिव होते हैं? लकी नंबर्स बेसिकली हम लकी नंबर्स उसको कहते हैं कि जिस ड्यूरेशन में हमारी चीजें अच्छी हो जाएं या हम जिसमें हम कोशिश करते हैं उन चीजों में जब कोई अटेम्प्ट करें तो वो सक्सेसफुल हो। सबसे ज्यादा जो काउंट करता है, देखिए एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ये मैं एक जनरली लोगों को बता देता हूँ कि आपकी जो बर्थ डेट है, फॉर एग्जाम्पल कोई 1 जनवरी को पैदा हुआ है या कोई 10 जनवरी को पैदा हुआ, जो उसकी बर्थ डेट है उसको सम कर लें। अगर वो डबल डिजिट है तो उसको सिंगल डिजिट पे ले आए। फॉर एग्जाम्पल किसी की बर्थ है दैट इज 22, तो 22 मींस +2 इज 4, तो उसका लकी नंबर हो गया 4। ओके। इसी तरीके से किसी की बर्थ है वो है 29, तो 2 + 9 11, 11 मींस अगेन नंबर 2, यानी 1 1 इज 2। तो हमेशा सिंगल डिजिट पे जब आप लेंगे तो वो आपका लकी नंबर है। जो आपकी बर्थ डेट है वही आपका लकी नंबर होता है। और कोशिश करनी चाहिए उन्हीं डेज में अटेम्प्ट करना चाहिए। और आप इसको बहुत अच्छे अगर एनालिसिस लेना चाहते हैं इन चीजों के, जी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप देखें कि आपके कार का क्या नंबर है, आपके घर का क्या नंबर है, आपके बच्चों की बर्थ किसमें है, तो आपको खुद ब खुद एनालिसिस आ जाएंगे, अच्छा दिस इज माय लकी नंबर। ओके राइट। चलिए जी, एक कॉलर है, हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम बशीर साहिबा, आपके प्रोग्राम में माशाल्लाह हमारे कामिल साहब तशरीफ लाए, इरफान कामिल साहब जी की खिदमत में भी सलाम। और मुझे सवाल ये पूछना है कि एक तो इन्होंने दिया है आपके टिकर पे आ रहा है कि जी तारीख पैदाइश और उसके आधार, तो मेरी तारीख पैदाइश है वो 4/3/1960 है जो लेती जाती है रजिस्टर्ड पे। जी। लेकिन और इसके बरस मेरा 1 महीना आगे बढ़ा दिया गया था एजुकेशन के अंदर। अच्छा। और गलती से वो मार्च कर दिया गया। क्या इसके असरात भी पड़ सकते हैं? दूसरी बात मुझे ये मालूम करनी थी कि मेरा जो स्टार है वो है एक्यूरेसी, तो अब वो स्टार मेरे से क्या वो तामुल कर रहा है? मैं अक्सर दराज से कोई तकरीबन ये समझ लें कि 20 साल से बिजनेस से और बीमारी से लगा हुआ हूँ कंटिन्यूशन में। अभी मैं इस वक्त 2 महीने से मैं बिस्तर पे बिल्कुल हालत का हूँ। 2 साहबाओं ने बड़ी मदद की, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने भी दुआ कराई है। लेकिन बहरहाल ये है कि ये मेरे साथ लगा हुआ क्यों है बीमारी, कि
कंप्यूटर में बिल्कुल ही क्लियर ही आता ठीक है, आपका ठीक है। क्वेश्चन जो है वो हम तक पहुंच गया है और डेफिनेटली यहाँ पर इरफान कामिल साहब मौजूद हैं। इरफान साहब, इनके क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि 4 मार्च 1960 इनकी है तारीख पैदाइश। इन्होंने कहा कि एक महीना बढ़ा के लिखी गई जी है। जी 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 जी। और तो क्या उसका इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल भी नहीं आता उसका इम्पैक्ट। ओके। देखिए, बर्थ एंड डेस्टिनी दो चीजें हैं। बर्थ आपको पता होती है, डेस्टिनी किसी भी इंसान को नहीं पता वो इस Obviously. दुनिया से कब रवाना होगा आगे। तो जो हमारी बर्थ है वो जब क्लियरली जब हम इस दुनिया में आ गए वो इम्पैक्ट हो गई, वो ऑथेंटिक हो गई। अब उसके अंदर आप एक महीना बढ़ा के लिखें, 2 महीने कम करके लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी जो बर्थ है, अगर ये कह रहे हैं एक महीना बढ़ा के, तो वो फिर हो गई 4 फरवरी, क्योंकि 4 मार्च अभी इन्होंने बताई है। जी जी तो 4 जी जी। तो 4 फरवरी के हिसाब से ये प्योर एक्वेरियस पर्सनैलिटी और सैटर्न का इम्पैक्ट है। जो कह रहे हैं मैं बीमार हूं, ये इसी वजह से है क्योंकि इनकी जो बर्थ डेट है वो 4th है एंड जो इनका मंथ है वो फरवरी का है। मींस ये प्योर एक्वेरियस पर्सनैलिटी है। एक्वेरियस के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि इन लोगों को 2 इश्यूज आते हैं। जी। इनको एक तो सबसे पहली चीज कि इनको जॉइंट का इशू आएगा जो इनकी बर्थ के हिसाब से। हाँ। दूसरे क्योंकि नंबर 4 है, इनको अपने घर पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप डिटेल्ड में इस वक्त नहीं पता कर सकता उनसे, लेकिन अमूमन मैं इन केसेस में जिनकी भी बर्थ होती है 4, 13, 22 या 31, इन 4 डेट के अंदर मैं सबसे चीज जो देखता हूँ वो देखता हूँ कि उनका रेजिडेंस का एड्रेस क्या है, उनके घर का नंबर क्या है, क्योंकि घर का नंबर 4 के लिए बहुत इम्पैक्ट करता है। वो डिजीजेस लेकर आता है। और जब भी ज्यादातर लोग मैंने देखा इसके अंदर कोई ना कोई स्टमक के कैंसर में चले जाते हैं या इससे ज्यादा किसी और बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, ये बहुत इम्पैक्ट करता है नंबर 4। और अगर मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा और एडिशन करूंगा कि यूएसए के अंदर नंबर 4 को इवल नंबर समझा जाता है। वहां पे आप लिफ्ट में जाएंगे तो आपको 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ जाएगा, 4 होता ही नहीं है। अच्छा। नंबर 13 नहीं होगा। तो वहां पे इस नंबर 4 को बहुत ज्यादा वो नंबर्स के हवाले से वहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो है वो रिजर्वेशन है। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। नंबर्स के वाले से हम बात कर रहे हैं कितनी इफेक्टिव होती हैं, लाइफ चेंजिंग होती हैं, गेम चेंजर होती हैं बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपकी दीगर डेस्टिनी के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि मोबाइल का नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का तो आपने बता दिया, ये कितनी हद तक आपकी किस्मत बदल सकता है, आपकी डेस्टिनी चेंज करने में इसका कितना किरदार होता है, जो लोग इस पर बिलीव करते हैं उनको क्या करना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो इसका क्या कोई तोड़ मुमकिन है, कोई मनफी नंबर हो तो क्या कोई इसका तोड़ मुमकिन है? पहले तो ये सभा के जो हमारे कॉलर थे उनको मैं एक एडवाइस जरूर करूंगा, क्योंकि बेचारे बीमारी में मुब्तला थे। तो उनके लिए मैं एक एडवाइस करूंगा कि वो सैटरडे के दिन किसी भी ब्लैक चीज का सदका करें। मतलब कोई ये जो मसूर की दाल होती है या काले चने होते हैं, ये किसी भी जरूरतमंद को दिया करें एवरी सैटरडे। तो इंशाल्लाह ताला उनकी बीमारी में बतदरीज कमी होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जो आपने बात की मोबाइल नंबर की, यस ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और देखें, मोबाइल नंबर जो है आपका, ये पूरी कायनात के अंदर सिर्फ आपके पास है। ये नंबर किसी और को कनेक्ट नहीं कर रहा। ये नंबर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, जब आप डायल करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कनेक्ट करता है। तो इसके लिए जरूर जो लकी, जब आपको कोई सा भी मोबाइल नंबर लेना हो तो मोबाइल नंबर लेने के लिए हमेशा उस पूरे नंबर्स का सम कर लें। जब उस नंबर का सम करेंगे तो बस ये देखें कि नंबर की रिपीटेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी। अमूमन ये होता है कि 3 times 3 आ गया, 4 times 4 आ गया, इस तरह से रिपीटेशन कम होनी चाहिए। जितनी कम रिपीटेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा किसी भी डिजिट की 2 नंबर्स एक्सेप्टेड है। फॉर एग्जाम्पल 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये एक्सेप्टेड है। लेकिन जब नंबर 2 से इंक्रीज होती है कोई सी भी डिजिट की वाइब्स, तो वो डिफिकल्टी क्रिएट होती है उसके अंदर। तो बेहतर है कि अपने मोबाइल नंबर को जब भी कोशिश करें तो उसमें ज्यादा रिपीटेशन ना हो रही हो, तो वो नंबर यकीनन आपके लिए अच्छा होगा। सही। अच्छा जी, कॉलर डे में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। मेरा सर से ये सवाल है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1983। 2026 में मेरे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीजें अफेक्ट कर रही हैं वो प्लीज मुझे बता दीजिए।
अच्छा जी, ठीक है। अस्मा का क्वेश्चन है कि 5/4/1983 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो प्लीज़ बताइए कि क्या चीज़ें इनको इफेक्ट कर रही हैं, क्या इनके लिए बेनिफिशियल है, क्या इनको प्रॉब्लम कर सकता है। 5th ऑफ अप्रैल बताई ना इन्होंने। जी 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 5/4/1983 जी जी जी। हाँ, एक तो ये कि अस्मा इन्होंने अपना नाम बताया, तो अस्मा का अदद ही 9 है, ठीक है। अच्छा अच्छा, 5th ऑफ अप्रैल मींस ये प्योर एरीज हैं, लेकिन क्या हो रहा है इस एरीज के अंदर कि इनके कॉम्बिनेशन आ गया, जब नंबर 5 आया तो हम मरकरी के साथ अटैच हो गए। ओके जब मरकरी के साथ अटैच होते हैं तो बेसिकली 2 एंटी प्लैनेट्स हैं। इनको सिर्फ एक काम करना चाहिए, ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, सिर्फ एक रेमेडी करें जो मैं इनको बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर 9 का इम्पैक्ट इनकी फैमिली में ज्यादा है। ये बहुत लीडरशिप क्वालिटी, कुकिंग बहुत अच्छी है इनकी, बेहतरीन तरीके से किसी भी काम को कंट्रोल करती है। लेकिन जब नंबर 5 की बात आती है, यहाँ पे आके थोड़ी सी लिटिल बिट इनकी चीजें ट्रिगर होती हैं। इनको मैं एक एडवाइस करूंगा कि ये एवरी वेडनेसडे किसी भी ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी जो होती है, इसका सदका किया करें। ये सदकात बहुत काम करते हैं। मेरे बहुत क्लाइंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सदकात के ऊपर ही चीजें सेटल हो जाती हैं। अपने हस्बे सदकात कोई सी भी ग्रीन वेजिटेबल वेडनेसडे के दिन किसी भी जरूरतमंद को दीजिए, इंशाल्लाह ताला इनकी ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मरकरी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और इनको प्योर मार्स की एनर्जी मिलेगी, जो इस साल में सन के साथ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में। सही। अच्छा ये बताइएगा इरफान कामिल साहब कि लोग अपनी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक जो है वो अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और दूसरा ये कि अब अगर कुछ लोग क्या होता है अपना नाम चेंज कर लेते हैं, तो उससे क्या उनकी किस्मत पे कोई फ़र्क पड़ जाता है? नाम चेंज कर लेने से उसका कुछ वाकई असर होता है? और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 होती है, यानी उनकी फर्स्ट होती है, वो उनके वाले से बताएगा कि उनके लिए क्या होते हैं इफेक्टिव चीज़ें। देखिए, पहली चीज ये कि हर इंसान की जिंदगी में, अगर ये मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम भी किया था, मैंने बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम किया था वो एक चैनल के साथ, और नामों के ऊपर ही था वो प्रोग्राम जी। मैं सब लोगों को एक एडवाइस करता हूँ कि अपने जो आने वाले बच्चे जो पैदा हो रहे हैं दुनिया में, या आप लोग अगर अपना कोई नाम चेंज करना चाहिए, क्योंकि अमूमन लोगों को लिखे हुए नामों कहते हैं कि अब हम क्या पासपोर्ट भी चेंज करें, NIC भी चेंज करें, तो मैं कहता हूँ इसकी कतई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी कॉलिंग चेंज करनी है। जब आप कॉलिंग चेंज करते हैं, इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज कॉल है, कि जब आप किसी चीज की कॉल देते हैं तो यूनिवर्स उसको आपको रिटर्न करता है, यानी कायनात आपको रिटर्न करती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको, जब आप कोई सी भी अपनी कॉलिंग रखें नाम की, तो वो अपनी बर्थ के साथ किसी भी साहिब इल्म से पूछ के रखें। अपने नामों को जितना बड़ा रखेंगे उतना ज्यादा फायदा है, उतना ज्यादा अच्छी वाइब्स आती हैं। अच्छा, जब दो अच्छा इरफान कामिल साहब, कतई कलामी की माजरत, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? मैं सबा बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी सबा? मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च। अच्छा ठीक है जी। अच्छा इरफान कामिल साहब, उनका जी 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 शहजाद, जी जी नाम उनका शहजाद है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च। अच्छा, तो मुझे उनके लिए पूछना था कि क्या वो बाहर जा सकते हैं कि नहीं। अच्छा 3 मार्च के साथ उनका ईयर क्या है? 1978। 1978, 3 मार्च 1978। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सबा फॉर कॉलिंग अस। जी इरफान कामिल साहब, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 2 सवाल किए। एक तो इन्होंने कहा कि 3 मार्च है और वो बाहर जा सकते हैं, जा सकते, शहजाद उनका नाम है। अच्छा, दोनों चीजें बड़ी डिफरेंट है इनकी। 3 मार्च की डेट है। सबसे पहले तो ये अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, स्पेशली स्टमक रिलेटेड इश्यूज का। दूसरी चीज ये कि शहजाद नाम है, नाम में इनका नाम है। ये बहुत ज्यादा थोड़ा एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, बहुत जल्दी में सारे काम करते हैं। जी जी जी। लेकिन अगर बाहर जाने की बात करते हैं, इनको अपने नाम के अंदर थोड़ा सा चेंज करना होगा। अपने नेम को, जो एक अब सर नेम क्यों इन्होंने नहीं बताया कि शहजाद के साथ वो अपना सर नेम क्या लिखते हैं। जब हम सर नेम देखते हैं तो फिर हमें चेक होता है कि अच्छा ये बाहर प्लेस हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी बर्थ है 3 मार्च 1978, तो ये इम्पैक्ट ये देती है कि ये बाहर नहीं रिलोकेट हो सकते। हाँ, यहाँ पर ये ठीक है, मतलब ये इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है इम्पैक्ट ये देती है कि बाहर जाके सेटल नहीं हो सकते हैं, और डेफिनेटली फिर इनको यहीं पर ही सेटलमेंट कुछ करेक्शन करेंगे तो फिर यकीनन उस पर अटेम्प्ट हो सकती है, लेकिन इनको एक नेम करेक्शन करनी होगी। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया इरफान कामिल साहब आपके वक्त के लिए, आपके कीमती वक्त के लिए। अच्छा जी, ये नंबर्स जो होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, और इससे बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आई होप कि हमारा ये सेगमेंट जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। शो में यह वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मिलवाएंगे आपको ज़बरदस्त स्टार से। हमारे साथ रहिए।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माइग्रेन का क्या हल है? माइग्रेन जो है इसका सोल्यूशन क्या है? इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? माइग्रेन या मीग्रेन, कुछ लोग इसको मीग्रेन कहते हैं और कुछ लोग इसको माइग्रेन कहते हैं। बहरहाल ये दर्द जो है, आप उस वक्त तक इसको माइग्रेन नहीं कह सकते जब तक आपको ये पता ना चल जाए कि ये सही माइग्रेन है। यानी कुछ लोग खाली सर के दर्द को भी माइग्रेन कह देते हैं। माइग्रेन की जो एक ऑथेंटिक राय जो आपकी और मेरी और जो डॉक्टर्स की है, वो कम से कम जब ये दर्द शुरू होता है तो एक साइड पर शुरू होता है। सम टाइम एक साइड से होते होते दूसरे साइड पर भी चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये बता दूं कि ये कम से कम 4 घंटे के लिए होता है और ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक ये पेशेंट को बेचैन रखता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है और बेजार हो जाता है वो शख्स, क्योंकि दर्द इतनी शिद्दत का होता है। लेकिन इस दर्द के होने से पहले इसकी कुछ अलामात भी होती हैं, जैसा कि आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो लोग इसके आदी हो जाते हैं उन्हें पता है, और ये रिपीट होता है। यानी जिनको माइग्रेन होता है, या तो ये हफ्ते में कम से कम 2 बार होता है, या महीने में 3-4 बार इसी नौयत से ये दर्द होता है, तब इसे माइग्रेन समझना चाहिए। अदरवाइज हर दर्द माइग्रेन नहीं होता। और इसकी जो सिम्टम्स होती हैं, कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं, कुछ लोगों को मतली होने लगती है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, और कुछ लोगों को मतलब रोशनी से घबराहट होने लगती है और चुभने लगती है उनको रोशनी। तो ऐसे में ऐसे मरीज को जिसको ये दर्द होता है, उसको अंधेरा पसंद होता है, उसका दिल चाहता है कि उसको अंधेरे में सुकून में लिटा दे, उसको आवाजें बुरी लगती हैं, उसको शोर बुरा लगता है, यानी काफी तकलीफदेह है। इसके लिए इसका इलाज अभी तक कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन जो हर्बल है, अल्लाह के फजल में इसमें हर चीज का इलाज मुमकिन है। और वो इस तरह के जिनको पता चल जाए, यकीन हो जाए कि उनको माइग्रेन ही है, तब इसका एक सादा और बेहतरीन इलाज है जो इतना ऑथेंटिक है कि मैंने मतलब कई 100 पेशेंट को बताया और वो इससे फैजियाब हुए। वो ये है कि ऑलिव ऑयल, जो जैतून का तेल है, तकरीबन 1 पाव जैतून का तेल ले लीजिए। ऑलिव ऑयल 1 पाव जैतून का तेल, और उसके अंदर 1 कड़वी लौकी, जो खाने की हमारी लौकी होती है, कुदरत की तरफ से कुछ लौकियां कड़वी निकलती है। वो कड़वी लौकी हमारे खाने के लिए तो बेकार होती है, अक्सर लोग जो घरों में आती है तो फेंक देते हैं, लेकिन बतौर दवा ये बहुत ही मौसर है। और 1 पाव लौकी छिलके समेत और 1 पाव ऑलिव ऑयल, आप लौकी को ऑलिव ऑयल के अंदर डालकर धीमी धीमी आंच पर पकने के लिए रख दीजिए। 4-5 घंटे में वो धीमी धीमी आंच पर पकते हुए ये लौकी जलकर कोयला बन जाएगी। फिर इसको आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो लौकी को ऐसे निचोड़ कर और आप उसको फेंक दीजिए, और ये जो छना हुआ तेल है इसको अपने पास एक बोतल में महफूज रख लीजिए, और ये यकीन कर लें कि ये आपके माइग्रेन का एक मुकम्मल और ऑथेंटिक इलाज है। उसमें ये होगा कि एक ड्रॉपर के अंदर ये जला हुआ जैतून का तेल आप डाल लीजिए, और दिन में 2 से 3 बार, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब दर्द हो गया जब तो डालें, लेकिन अगर आप इलाज से बेहतर है तो आप इसके अपने दोनों नोजल में, या जिसको आपके घर में है उसके दोनों नोजल में 2-2 ड्रॉप्स डाल दीजिए। अगर दर्द हो रहा है तो उसके बाद उसमें आधे घंटे के बाद आप बतौर दवा डालते रहें। और जिन लोगों को ये पता चल गया है कि उनको ये माइग्रेन ही है, तो वो हर रोज इसको अपने इस्तेमाल में रखें। अल्लाह की फजल से वो नौबत ही नहीं आएगी 15 से 20 दिन में, और मैक्सिमम 1 माह के इस तरीके इलाज से ये दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। इस यकीन के साथ ये इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई और इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है। जिनको हो जाता है वो पेन किलर्स लगवा लेते हैं, टैबलेट ले लेते हैं, लेकिन इस दर्द का इलाज नहीं है। लेकिन आपको वक्ती तौर पर फायदा मिल जाता है, मगर हतमी इलाज के लिए अभी जिस तरीके से आपने बार-बार रानियापा अभी जिस तरीके से आपने बार-बार एम्फसाइज किया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने इलाज बता दिया, बहुत जबरदस्त रेमेडी है, लोगों के बहुत काम आएगी, आई एम श्योर।
और लोग इससे बहुत इंशाल्लाह। ज़्यादा उनको फ़ायदा भी होगा। मगर ये बताइए कि यहाँ तक नौबत ना आए, लोगों को क्या करना चाहिए? उसकी जी, रीज़न जी। ये होती है कि बहुत सारी ख़वातीन क्या होती हैं, उनमें ऑक्सीजन की भी कमी होती है, उस वजह से भी उनको कंजेशन होती है। दूसरी बात ये होती है कि ये जितने भी माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं या आधे सर का दर्द जिन ख़वातीन में होता है, उनकी अगर आप रूटीन चेक करें तो शायद उनके लाइफ से वॉक डिस्टर्ब होती है, यानी वो जो वॉक करती हैं या जो उनका एक फ़िटनेस का मयार होना चाहिए, फ़िटनेस का लेवल होना चाहिए, शायद वो कम है। बहुत जो है वो रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि अगर आप अच्छी वॉक करते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ में ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं, तो आपको ये आधे सर का जो दर्द है ये नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपको एसिडिटी नहीं होती, आप टाइम पे खाते हैं, टाइम पे सो जाते हैं। क्या सिर्फ यही रीज़न है, इस वजह से ही ये आधे सर का दर्द होता है जिसको माइग्रेन कहा जाता है, या फिर इसके रीज़न्स कुछ और भी हैं? आप क्या समझती हैं कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लोगों में अब ये माइग्रेन बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है? देखिए आजकल टेंशन्स बहुत ज्यादा हैं लोगों को। जितने लोग डिप्रेशन में हैं उन लोगों को भी ये जरूर होता है। इसके अलावा मंथली साइकिल सिस्टम में खराबी के बायस, क्योंकि हर महीने चेंजेस हो रही होती हैं, उसकी वजह से भी कुछ खवातीन में होता है। और इसके अलावा एक बात और बता दूं आपको कि ये बिला वजह किसी को नहीं होता। अगर आपकी फैमिली में है ये तो ये मौरूसी होता है, यानी विरासत में है कि नानी, दादी, खाला, अब्बू, भाई किसी को है तो आपको हो गया। अदरवाइज ये हर एक के लिए नहीं होता कि हर एक को हो जाए, यानी ये कन्वर्ट भी हो जाता है। और इसके लिए यही तमाम चीजें हैं कि अपनी ग़िज़ा अच्छी लें, वॉक अच्छी लें, ऑक्सीजन अच्छी लें और अपना जो सिस्टम है उसको खराब ना होने दें और एहतियात रखें कि ऐसी शोर की जगहों से बचें, यानी अपने आप को जानबूझकर किसी परेशानी में मुब्तला ना होने दें कि जिससे खुदा ना खासा ये मर्ज आपको हो सके। अच्छा रानी आपा, इस हवाले से कई और भी रेमेडीज़ हैं, कई और भी रिसर्च हैं और लोग अपने अपने हिसाब से इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी आप पानी में हाथ डाल के बैठ जाएं, कुछ लोग कहते हैं जी बिल्कुल कमरे में अंधेरा कर दें, कुछ लोग कहते हैं जी आपने बिल्कुल सीधे लेट जाना है। तो ज़रा ये बताएं कि ये थोड़े से हमें ये फैक्ट्स बताएं कि क्या इससे भी कोई फ़र्क पड़ जाता है? जी, जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कुछ लोगों को ये सिम्पटम होते हैं कि उनको लाइट चुभने लगती है, वो घबराने लगते हैं लाइट से। हाँ। तो ऐसे शख्स को जिसको ये माइग्रेन हुआ है, बेहतर ये कि उसको सुकून की ज़रूरत है। यानी इस वजह से उसके दर्द हुआ है कि कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब हुआ है अपनी लाइफ़ में, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, ये तमाम एंग्ज़ायटी है उसको। तो इसमें जब आप एक मरीज़ को अपने आप सुकून दे रही हैं, ज़ाहिर है अंधेरे में इंसान को सुकून मिलता है, यानी सुकून के अंदर इंसान को सुकून मिलता है कि जहाँ कोई आवाज़ ना आ रही हो, मुकम्मल तौर पर आप एक महफूज़ जगह पर हैं, तो ये दर्द जल्दी से रिलीव हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ को ये चाहिए कि आप उसको बिला वजह डिस्टर्ब ना करें, उसको कोई परेशान की खबर ना सुनाएं, हाथों को अंदर डालना। किसी हद तक ये देखिए मिथ होते हैं कि बाज़ औक़ात किसी रेमेडी से इंसान को फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन ये इसका एक ऑथेंटिक कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए आप ये अगर इलाज करें तो बेहतर है, वरना वक़्ती तौर पर लोग पेन किलर खा लेते हैं और हर दर्द को माइग्रेन भी ना समझें। ये मैंने आपको वज़ाहतन बताया कि बहुत ज़्यादा डीपली इनिशियली अगर आपको दर्द हुआ है तो इसको बिल्कुल माइग्रेन तस्वुर ना करें और बहुत डीप इलाज की तरफ ना जाएं। जो इनिशियली हो सकता है सर दर्द में वो आप करें, क्योंकि कभी-कभी होता है एक साइड से शुरू होता है लेकिन सम टाइम पूरे सर में हो जाता है। कुछ लोग इस पर लेप भी लगा देते हैं कि लेप लगा लेंगे। हालांकि इसका अंदर से बैरूनी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं होता, वो दिल के बहलाने ऑयल लगाते सर में कि मसाज करा रहे होते कि किसी तरीके से बेहतर हो जाए। चलिए इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। और बात जो आपको जितने भी पेन होते हैं आपके सर से रिलेटेड, आपके सर में जो भी दर्द होता है उसका रीज़न, उसका कॉज पता करें। क्या आप बहुत स्ट्रेस में हैं? क्या आपकी लाइफ में आपकी नींद की कमी है, खून की कमी है, आपके ऑक्सीजन की कमी है, या फिर आपका जो डाइट है वो अच्छा नहीं है? तो बहुत सारी चीज़ें मिलके जो है वो आपको कॉजेस क्रिएट करते हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो बात हो रही है माइग्रेन के हवाले से कि ये जो आधे सर का दर्द है इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसका क्या इलाज है, इसकी क्या रेमेडी है। बहुत सारे इसके ऊपर जो है वो रिसर्च हैं, थ्योरीज हैं, मिथ्स हैं, लेकिन बात यही है कि जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, वो कहते हैं भाई कोई भी रेमेडी हो, कोई भी मिथ हो, मैं तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। रानी आपा हमारे साथ हैं। रानी आपा, लाइफस्टाइल कितना काउंट करता है इस दर्द से निजात दिलाने के लिए? क्योंकि ये जो आधे सर का दर्द है ना, ये कहने की बात है कि जी ये आधे घंटे हो रहा है, 1 दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, लेकिन आप यकीन करें जब ये पेन होता है ना लोगों को, तो लगता है जब लाइफ जो है ना रुक सी गई है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली, और मजीद कोई रेमेडी है तो ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि लाइफस्टाइल ही के ऊपर डिपेंड करता है ये माइग्रेन। माइग्रेन होता ही आपके लाइफस्टाइल पर है। अगर आपने खाना सही से नहीं लिया, पानी की आपके अंदर कमी है, स्ट्रेस आपने ज्यादा ले लिया, आपकी हड्डियां कमजोर हैं, आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है, आप के जो कुर्बो जवात है इसमें आपके लिए मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और अगर किसी जॉब से रिलेटेड है तो वहाँ का जो बॉस है वो शायद आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, बहुत बहुत सारी छोटी छोटी टेंशन्स मिलकर आपको माइग्रेन में मुब्तला करती हैं। लाइफस्टाइल में हमेशा बहुत ज्यादा ख्याल करें अपने लाइफस्टाइल का कि जल्दी सोएं, रात को पुरसुकून नींद लेने की कोशिश करें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, रात को देर तक ना जागें, और ऐसे महफिल अटेंड ना करें, ऐसे फंक्शंस में ना जाएं जिससे आपको कोई तकलीफ पहुंचती हो, या जो आपकी नापसंदीदा शख्सियात हैं उनसे आप कम से कम मिलें। फैमिली मैटर्स भी बहुत इस पर डिपेंड करते हैं कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं। तो अपने इर्द गिर्द का माहौल, अपने घर का माहौल खुशगवार रखें, परेशानियों से बचें। घर वालों को भी चाहिए कि ऐसे मरीज से कोऑपरेट करें और उसको ऐसी खबरें ज्यादा ना सुनाएं जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाए और बिला वजह उसके लिए मसाइल खड़े हो जाए। थोड़ा सा ये दर्द अगर शुरू हो जाता है तो फिर ये बहुत बड़े दर्द में तब्दील हो जाता है। लेकिन याद रखें कि हर दर्द माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन का दर्द आपको कंटिन्यू होता रहता है, हफ्ते में 2 से 3 बार भी हो सकता है, कम से कम 4 घंटे लेता है। आप कितना भी उसका ट्रीटमेंट कर लें, आप जैसे कि मैं आपको एक और माइग्रेन का बहुत ही अच्छा और सादा सा इलाज बताती हूँ, वो ये है कि आपने काली मलका मसूर की दाल सुनी होगी। जी जी। काली मलका मसूर की दाल को अपने पास आप उबाल कर रखें, और जिस शख्स को ये शुरू हुआ है माइग्रेन, तो इस थोड़ी सी दाल के अंदर बहुत सारा पानी डालकर और आप इसको हल्का सा गर्म कर लें। बस सिर्फ गर्म करना है कि ये जो भीगी हुई दाल है ये अपना रस इसमें छोड़ दे, और बाल इससे बिल्कुल खराब नहीं होंगे। उसके बाद आप छान कर इस नीम गर्म पानी से इस पेशेंट का सर धुला दीजिए। अल्लाह के फजल से ये एक ऐसा मौजज़ाती अमल है कि जिन लोगों की, यानी सर को वॉश करना है आपको हल्के नीम गर्म पानी से, बिल्कुल कोल्ड वाटर से नहीं। अच्छा। और अपने बालों को अच्छी तरह रिंस करें, और कोशिश करें कि जब आप ये सर उस पेशेंट का रिंस कर रही हैं आप इस मसूर की दाल, मलका मसूर की दाल इसे कहते हैं, इसके पानी से, तो अपने उसके हेड में आप सर्कुलेशन मूवमेंट के अंदर मसाज करते रहे। ऊपर से कोई आदमी पानी डालता रहे और धीरे धीरे ये मसाज करते रहे, तो अल्लाह के फजल से इसकी हिकमत ये है कि सर का दर्द बालों के रास्ते निकल जाता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो पेशेंट को फौरी तौर पर रिलैक्स कर देती हैं। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत ज्यादा जो लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा कुकिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज जो है ये खतरनाक होती है ऐसे पेशेंट के लिए, और जो पेशेंट नहीं है उनको बिला वजह भी इस मर्ज में मुब्तला कर सकती हैं। तमाम ऐसी चीजों से बचें जो आप समझते हैं, आप समझती हैं कि वो आपको तकलीफ दे सकती हैं। अपनी जिंदगी को बिल्कुल पुरसुकून, आरामदेह और आसान तरीके पर गुजारिए, तो आप किसी भी ऐसी इस किस्म के पेन में मुब्तला नहीं होंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा रानी आपा, ये बताएं कि जो मैदा है, अगर उसमें भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो, लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उसके वजह से भी कुछ गैसेस होती हैं जिसकी वजह से माइग्रेन बन रहा होता है, और वो जो वेन्स हैं वो पल्पेबल होती हैं, शदीद पेन हो रहा होता है, तो ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए, किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए कि लोगों को एसिडिटी ना हो? देखिए मैं आपको बताऊं, एसिडिटी के साथ साथ जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, जी, 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 उनको भी ये दर्द बहुत शिद्दत के साथ होता है, और कभी कभी ये कॉन्स्टिपेशन भी
आपके माइग्रेन का सबब बन सकता है। तो लिहाजा सबसे ज्यादा ऐसी ग़िज़ाएं लें जिनमें फाइबर बहुत ज्यादा हो। कोशिश करके फाइबर का इस्तेमाल आप करें, जैसे जो फ्रूट भी खा रहे हैं कोशिश करें कि छिलकों समेत खाएं। मैंने किनो छिलके समेत नहीं कहा, मैंने केला छिलके समेत नहीं कहा। अमरूद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। फाइबर की जो चीजें हैं आप लेते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो काइंडली इंजीर का इस्तेमाल रात को सोते वक्त जरूर करें। और अगर इंजीर आप यानी सख्त होती है या वैसे खाने में आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप 2 से 3 इंजीर रात को 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह उठकर वो नरम पड़ जाएंगे, उसको अच्छी तरह मसल के आप ये पानी आप पी लीजिए इंजीर समेत। तो अल्लाह के फजल से आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो खत्म हो जाएगा। और 90% आपका जब पेट सही होगा तो बीमारियों से आप दूर होंगे, क्योंकि हमारा पेट 99 बीमारियों की अमाज का है। इससे ही बहुत सारे परेशानियां और बीमारियां होती हैं। यहीं से हमें गैसेस का होता है। हमारा जो मैदा है सम टाइम बहुत हैवी ग़िज़ा कबूल नहीं करता, वो हजम नहीं होता हमारा खाना। कभी कभी यानी ऐसा लगता है कि निज़ाम हाज़मा खराब हो गया है, खट्टी डकारें आती हैं, गैसेस आती हैं और बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसका अदरक का इस्तेमाल कसरत से करें अपने खानों में, ऊपर से दालों में और गोश्त के अंदर ऊपर से डाल के खाएं, सैलड्स में खाएं। अगर ऐसे नहीं खा सकते तो सूखी हुई अदरक जिसे सोंठ कहते हैं, जिन लोगों को ये मर्ज हो गया है उनके लिए एक बेहतरीन इलाज मैं बता रही हूँ कि दखनी मिर्च और सोंठ, यानी सोंठ जो है उसको पीस कर पाउडर बना लें। अगर आपने 50 ग्राम आपने सोंठ ली है यानी सूखी हुई अदरक ली है, तो 25 ग्राम दखनी मिर्च, इन दोनों चीजों को मिलाकर पीस कर पाउडर बना लें। और रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद नाश्ते से पहले आप आधा टीस्पून ले लीजिए। रात सोने से पहले भी आधा टीस्पून सादे पानी के साथ, और सुबह नहा के आधा टीस्पून दखनी मिर्च और सौंठ का जो पिसी हुई आपने रखी हुई है आप इसको ले लीजिए। तो अल्लाह के फजल से आपको ये गैसेस का प्रॉब्लम, आपको बदहजमी का प्रॉब्लम, आपको जो भारीपन है तबीयत में, इसका प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगा। आपका मैदा जबरदस्त हो जाएगा, जो आप खाएंगे उसे हजम करेगा। लेकिन याद रखें कि हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल कसरत के साथ करेंगे। मत समझें कुछ लोगों को सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन आप गाजर, चुकंदर, शलजम, पालक तो ऐसा अक्सीर है ना कॉन्स्टिपेशन के पेट के मरीजों के लिए। इसमें किसी भी किस्म का जो पेट का मर्ज है जिसमें गैसेस है और बिल्कुल आपका जो पेट है वो फट जाता है और खट्टी डकारें आने लगती हैं। कुछ लोगों को ये मर्ज हो जाता है करते रहते हैं, जब तक ना लें तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता। तो काइंडली ये वाली जो पालक है, पालक को आप हर तरह खाइए अपने खानों में। आप इसको यानी कोई भी सब्जी बनाइए उसके साथ आप, बेहतर तो ये होता है कि आप थोड़ा सा पालक ले लें, उसे यानी बिल्कुल आप बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल के जैसे सब्जी बनती है बनाकर आप रख लीजिए कि बतौर ग़िज़ा आप उसको किसी भी तरह अपने खानों में शामिल करके और खा लीजिए। बहुत मजे का भी होता है। हल्का सा नींबू डाल लीजिए, नमक मिर्च डाल लीजिए, हस्बे जायका टेस्टी करके और आप उसे खाइए। एक जिनको ये दायमी मर्ज है कि है ही उनको आपके मैदे का मर्ज है, आपका पेट का मर्ज है, वो तमाम लोग गैसेस का मर्ज है ना, तो वो तमाम पेट का दर्द जो है वो सबसे खतरनाक होता है, लोग उसको इसी लेते हैं। और एक मैं और इलाज बताऊं कि वो लोग जो पेट के किसी भी मर्ज में मुब्तला है, रात को सोते वक्त थोड़ा सा तेल अपनी इस उंगली पर लेकर और अपना जो बैली बटन है उसके अंदर लगा लें, तो अल्लाह की फजल से बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी इससे भी सॉल्व होंगी। पेट नर्म होगा, पेट साफ होगा, तो ना सिर्फ एक माइग्रेन नहीं होगा बल्कि बहुत सारे दर्द, तकलीफ, परेशानियां आपको नहीं होंगी और इससे आपको निजात मिल जाएगी एक छोटा सा एक मैजिक अमल कर लेने से। सही। अच्छा रानिया, आपने अदरक का जिक्र भी किया था, ये पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है। जिन लोगों का पेट खराब होता है वो भी अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक निज़ाम हज़्म को बेहतर करती है कि आप लकड़ी खाएं, पत्थर खाएं और अदरक का इस्तेमाल कर लें। उस पर बहुत अच्छी तरह, जैसे नहारी पाए आप देखें बहुत हैवी होते हैं, बहुत देर से हज़म होते हैं, तो इसमें खास तौर से अलहदा
गार्निशिंग के साथ साथ आपके साथ एक इसमें प्लेटर में रखे होते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें तो ये आपको नुकसान, ये हैवी खाने हैं, बहुत हैवी खाने हैं, मुरब्बन खाने हैं, तो इसके साथ ये खाने से अगर लोग रात को खाते हैं तो पूरी रात उनकी कर्ब में गुजरती है। तो इसीलिए वो जो फ्रेश अदरक है उसके साथ रखी होती है कि आप कसरत से डालें, खाएं, चबाएं, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जब किसी दावत में से आ जाते हैं ना, ये हैवी खाने खा के, या घर में अगर हैवी खाने पके, कलेजी है, पाई है, नहारी है, स्टू है, इस टाइप की जब चीजें खा लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बाइस हो जाता है। रात भर नींद नहीं आती, खट्टी डकारें आती रहती हैं, उनका सीना भारी रहता है। उन तमाम के लिए कि वो रात को, जिनको ये तकलीफ हो गई है कि वो रात को सोते वक्त एक टुकड़ा अदरक का, एक टुकड़ा दालचीनी का और 2-3 दखनी मिर्च डालकर एक कहवा बना ले और इस कहवे को गरम गरम पियेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर ले तो अल्लाह के फजल से ये प्रॉब्लम विद इन 10 मिनट्स आपकी रिलीफ हो जाएगी और आप पुरसकून सो सकेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया रानिया आपा आपके कीमती वक्त के लिए, इतनी ज़बरदस्त बात बने और हमें बताया बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ जो कि हमारे काम आ सकती हैं। माइग्रेन हो या फिर आपका स्टमक का प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो या पेट का दर्द हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके काम आती हैं। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एक सरप्राइजिंग पर्सनैलिटी से। लेजेंड भी हैं, एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, मगर ये कौन है जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई अब मिलवाते हैं आपको एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी से जो कि एक्टर भी हैं, लेजेंड भी हैं, सिंगर भी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी हैं और इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं कि जो करेक्टर प्ले करते हैं ना, ये जिस करेक्टर में होते हैं उसमें अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं और बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद अनव, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, वेलकम टू द शो। क्या हो रहा है आजकल, कैसे हैं आप और कहाँ हैं आप और कौन कौन से ड्रामों में आ रहे हैं आजकल आप? आजकल बस जो हम करते हैं धंधा, रोटी रोटी कमा रहे हैं। आटा बकौल अरशद महमूद के आटा प्रोग्राम हम करते हैं, आटा कमाते हैं ना। सही। नहीं, अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री इज बूमिंग, बहुत चल रही है। अभी ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं, चौथा आने वाला है, 2 की रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है, यही है। और थिएटर हो रहा है। हाँ। थिएटर अभी KLF होने वाला है ना, उसमें भी थिएटर होगा मेरा। और लास्ट ईयर मैंने एक किताब भी ट्रांसलेट की है जर्मन अदब की उर्दू में, और 2 किताबें की हैं, दोनों का थिएटर किया है। और अभी एक हमने जो वाव फेस्टिवल हुआ था उसमें भी एक थिएटर किया है। तो जबरदस्त, ऑल वेल। अच्छा, ये बताइएगा खालिद भाई कि आप इंस्टाग्राम पर ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा आपकी जो स्टोरीज़ हैं वो हम भी फॉलो करते हैं, मैं भी बहुत देखती हूँ और लोग भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा शादियों पे खर्चा करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, उनके हवाले से आप बड़ी स्टोरीज़ लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो शेयर करते हैं, उस हवाले से कुछ बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आजकल जो लोग इतनी स्पेंडिंग कर रहे हैं शादियों में, वाकई चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए हर किसी की खुशी है, हर कोई अपने अपने हिसाब से स्पेंडिंग कर रहा होता है। नहीं, खर्चा तो देखिए ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तो हमारे मजहब में भी है और इखलाकियात में भी है कि अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा है उसके सामने बैठ के खाना ना खाए ना आप। और वैसे भी खाने में उड़ा देना है, और जो दिन रात खाते रहते हैं उन्हीं को दिखावा ही है ना सारे। वो पैसा आप जरूर अपने बच्चों को दें, आप उनकी इन्वेस्टमेंट कर दें, बॉन्ड लेके दे दें, कोई अच्छी जगह लगा दें, उनका मुस्तकबिल बनाने में लगा दें, तो वो आई थिंक ज्यादा। और लेकिन ये चूंकि शौक होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, कुछ मौके ऐसे होते हैं कि उनका पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं होना चाहिए। आप समझ रही हैं ना, आप उसकी इतनी शोशा ना करें कि देखने वालों को मौका ना मिले उंगली उठाने का। वो कहे कि यार हमसे तो लोग ऐसे भी होते हैं, उधार मांग के कर रहे होते हैं ना। अभी क्या आगे कहाँ जाए, आप अपने घर में उधार लेते हैं हम, और उसकी दावत कर देते हैं। भाई उधार लेके आप दावत क्यों कर रहे हो? उधार लेके आप कारोबार में लगा दें और लोगों का भला कर देना। तो इस हवाले से ना लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी होते हैं, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि शो ऑफ भी तो करना होता है सोशल मीडिया पर। हाँ, वो बस ये इंसानी कमजोरियां हैं। कोई किसी तरह शो ऑफ करता है, कोई बांट के करता है, कोई अपनी दान दिखाता है कि मैंने इतने लोगों को खाना खिला दिया, इतनी इफ्तारी करवा दी, इतने लोगों को मैंने
शुतुरमुर्ग का पुलाव खिलवा दिया, मुर्गी खिला दी, और कोई ऐसे शोशा में करता है। इंसान जो है मेरे ख्याल से बेचारा आज का इंसान जो है वो बहुत खुद को रिकग्नाइज करवाने की दौड़ में लगा हुआ है किसी ना किसी तरीके से। तो ये इंसानी सानेहा है, ये कोई किसी पार्टी का सानेहा नहीं है, किसी मुल्क का सानेहा नहीं है, ये इंसानी फितरत है और उसको हमें काउंटर करना है और हमें प्यार मोहब्बत से काउंटर करना है। सही। अच्छा खालिद भाई, यूजुअली ये होता है कि अब जो नए स्टार्स हैं, जो नए एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, और आप लोगों की जानिब से भी उनको अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन बहुत सारे सीनियर एक्टर्स जो हैं वो ये शिकवा करते हैं कि जो ये नए एक्टर्स हैं वो शायद उस तरह से उतनी जो है रिस्पेक्ट नहीं करते सीनियर्स की, और सलाम दुआ के लिए नहीं आते, और बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि एक गुड जेस्चर होता है अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना, उनको देख के सलाम करना, जाके बात कर लेना, वो सारी चीज़ें नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि आजकल के जो एक्टर्स हैं वो कैसे हैं, काम कैसा कर रहे हैं, और ओवरऑल उनका जो ये जेनजीज हैं इनका स्टाइल कैसा है? भाई अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ तो सबके ताल्लुकात अच्छे हैं, मुझसे किसी ने बदतहजीबी नहीं की। देखिए आप डिसअपॉइंट कब होते हैं? जब आप उम्मीद लगा लेते हैं। मुझे किसी से ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि मैं आऊं तो सब खड़े हो जाएं और सल्यूट करें और आइए आइए हुजूर तशरीफ रखिए, आइए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो इज्जत, एहतराम, तमीज, इखलाक के तो आप अपने घर से लेके आते हैं। ये सेट पे नहीं बताया जाता, ना डायरेक्टर बताएगा ना। अब अगर कोई अच्छा बिहेव, मुझसे सब अच्छी तरह पेश आते हैं, उनका वहाँ पे कंडक्ट कैसा है, वो बिस्तर पे कैसे लेटते हैं, पाँव उठा के बैठ जाते हैं, वो तो घर से अब सीखा हुआ है। वो मेरा जिम्मा नहीं है, अनलेस उनकी बहुत ही ज्यादा ऐसी फास्ट किस्म की कोई ऐसी गलती करते हैं तो फिर प्यार मोहब्बत, वो भी प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। अगर बच्चे बड़े नहीं बन रहे तो बड़ों को बड़ा ही रहना चाहिए और सही। अच्छा, प्यार मोहब्बत से ही समझाना चाहिए। गंडपट की हम चिल्लाट, ये सब अच्छे हैं, अपने वक्त पे सब ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये इखलाकियात तो घर की है ना, नहीं होगा उनके घर में। अगर कहीं ऐसा हो रहा, मेरे साथ नहीं हुआ तो नहीं होगा उनके घर में। सही। अच्छा खैर, देखा होगा कि यूजुअली क्या होता है कि अब हमारे कुछ लेजेंड्स जो हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर देते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं और उनसे कोई सवालात हो रहे होते हैं। और रिसेंटली अभी आपने देखा कि जावेद शेख साहब और बुशरा आपा की जो है वो कोई लफ्ज़ी तकरार हुई, या सिर्फ जावेद शेख साहब ने उनकी जो है वो कुछ बातों का जवाब दिया। तो इस सूरत में उन दोनों को आपस में प्रॉब्लम हो या ना हो, वो आपस में अपना मैटर सुलझा लें, लेकिन आवाम को बड़ी तकलीफ है, आवाम ज़रूर ट्रोल करने में लग जाते हैं। तो इस रवैये को कैसे देख रहे हैं आप? मैं उसको मुनासिब नहीं समझता कि आप अपनी ड्राइंग रूम की बात या अपने बेडरूम की बात या अपनी जाती बात को सोशल मीडिया पे लाएं, चाहे वो सास बहू का मसला हो या दोस्तों का हो, आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। जब आप सोच के बात करेंगे तो आप मोहतात रहेंगे गुफ्तगू करने से पहले। ऐसे फड़े मारने से क्या होता है, ऐसे बोलते। देखिए, सोशल मीडिया आपका एक आईना है ना, वो आपको अक्स आपका दिखाता है, आपकी आवाजें दिखाता है, और जब बात निकल जाती है वो तीर की तरह फिर वो लौट के नहीं आएगी। तो आप मोहतात होंगे, बहुत एहतियात से बात करें, ताकि वो, या अगर लोग कुछ ऐसे भी हैं होते हैं, उनकी मजबूरी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, चलो यार इतने व्यूज आ जाएंगे, हम टीआरपी बढ़ जाएंगे, जिसे हम टीआरपी कहते हैं। तो ठीक है, अगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं तो मैं अब क्या हम इस उम्र में एक सुझाएंगे, या उनको अकल नहीं है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए? हो जाता है, और लोगों को बात पकड़नी नहीं चाहिए। बुरी बात तो वैसे ही नहीं फैलानी चाहिए। अगर बुरी लग गई किसी को बात, और दोनों का आपस का मामला, वैसे ही सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, बुरी बात है। सही। अच्छा, आजकल आप कैसे देख रहे हैं कि प्रोडक्शन क्या हो रही है, और अगर आप किसी ड्रामे का रीमेक करना चाहें या खुद अपनी प्रोडक्शन में कोई काम करना चाहें, कोई ड्रामा बनाना चाहें, तो वो कौन सा हो सकता है या कौन सा होगा? देखिए, हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं, हमारे यहाँ सास बहू घरों के बाहर भी मसाइल है ना। हम उन पे जिसे कहते हैं आयरॉनिकली उन मसाइल को छेड़ते नहीं है, या हमें इजाजत नहीं है, या हमें कुछ उसके ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, उसके अंदर जैसे अंधेरा उजाला होता था, बड़ा अच्छा ड्रामा था, है ना। उसमें दिखाते थे कि क्या पुलिस को होता है उसमें। भाई ये माशरा है, इसमें कमजोरियां भी हैं, इसमें रिश्वत लेने वाले भी हैं, रिश्वत देने वाले भी हैं,
डिपार्टमेंट्स हैं जितने, अब आप नंबर प्लेट लेने जाएं, आप कुछ भी करने जाएं तो आपको बड़ी दुश्वारियां होती हैं। तो उनके ऊपर बनना चाहिए। सोशल इश्यूज है जो कॉमन मैन है उस पर भी बनना चाहिए। आप जरूर घरों के मसाइल बताएं कि बहू भाग गई और वहां से आ गई और तलाक हो गई और ये है मसाइल, लेकिन साथ सोशल इश्यूज जो है ना, आपके पर्सनल इश्यूज अपनी जगह है। जैसे हिंदुस्तान में कस्टम्स के ऊपर बन जाता है, हमारे भी कस्टम्स के ऊपर है, बहुत मुश्किल में है हम लोग। आप देखें, मैं बहुत खुश होता हूं जब भारत जो है अपनी पुलिस फोर्स को आगे आगे करता है, उनके ऊपर प्रोग्राम्स बनाता है, अपने शोर में बिठाता है। हम क्यों नहीं कर सकते? उनके बेचारों के मसाइल क्यों नहीं? अगर एक पुलिस वाले की तनख्वाह 30,000 रुपए, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, या किसी की भी सरकारी मुलाजिम की, उसका खर्चा 2.5 लाख है, तो वो कहाँ से करेगा? वो तो मजबूरन फिर कोई कहीं उधर हाथ मारेगा ना। और ऐसे बहुत रियल फैक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर बनाए, आप उनकी आवाज बने ना, आप क्यों नहीं बनते? और सबसे बड़ी मुझे शिकायत आज के मीडिया से ये है, मेजर चंक्स हैं जिनके ऊपर हम बात नहीं करते, ना हम कोई प्रोग्राम करते हैं, ना हमारे यहाँ कोई रेगुलर म्यूजिक का प्रोग्राम है जो पहले पीटीवी के जमाने में और इंडस के जमाने में भी रेगुलर होता था, म्यूजिक चैनल चार्ट होता था। और दूसरा, बच्चों का कोई प्रोग्राम नहीं होता। क्या बच्चे हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है? क्या यूथ हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है? हमारे टैलेंट फिर निकलेगा कैसे अगर आप म्यूजिक चैलेंज नहीं करेंगे? एक ही आपने एक बोतल वालों को ठेका दे दिया। अच्छा, अब जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं ना, तो इशू ये है कि लोग जो देखना चाहते हैं, तो फिर प्रोडक्शन हाउसेस भी वही चीज़ें बना रहे होते हैं कि भाई लोग देखना ही ये चाहते हैं, तो उसमें फिर अब क्या कर सकता है कोई? या फिर वो कहते हैं, वो रीज़न ये देते हैं ना कि भाई लोग तो यही चीज़ें देखना चाहते हैं। नहीं, ये बहुत कमजोर बूदी जैसे कहते हैं ना, कमजोर इसकी ये दलाइल हैं। कुछ नहीं, आप ये रेसिप्रोकल होता है जो है, वो आप दिखाएंगे तो वो लोग देखेंगे। कौन एसोसिएट नहीं करता? बिल्कुल करता है भाई। रंग गोरा होने के अलावा भी तो कोई ख्वाहिशात होंगी लोगों को, क्या सिर्फ यही ख्वाहिश है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से बिलाल मकसूद जो है वो भी कर रहे हैं बच्चों के हवाले से प्रोग्राम ना, पक्के दोस्त। खालिद भाई, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए जी, खालिद भाई से रब्ता करते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तो खालिद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम यही बात कर रहे हैं कि भाई जो बच्चों के प्रोग्राम्स हैं बिल्कुल बनने चाहिए, और इस हवाले से जो बिलाल मकसूद हैं वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं उससे पहले मैंने भी बहुत किया, सबसे ज्यादा मैंने किए हैं बच्चों के प्रोग्राम। ठीक है ना, मेरा अपना एक सीख के नाम से चैनल है, वो मैं ऑनलाइन करता हूँ। लेकिन 100 से ज्यादा चैनल हैं, 100 से ज्यादा प्राइवेट चैनल हैं पाकिस्तान में। उन 100 चैनल्स में क्या कोई चैनल 15-20 मिनट नहीं निकाल सकता बच्चों का प्रोग्राम करने? यानी अखलाकियात तो हर एक को पढ़ानी पड़ेंगी ना। आप कुछ नहीं तो आपका जो पाकिस्तान है उसके बारे में बता दें यार, तो कौमी नगमा चला दें। अलिफ बे तो सब बच्चे ने पढ़नी है, ABCD सब बच्चे ने पढ़नी है, पानी पीना किस तरह चाहिए वो सब बच्चे ने पढ़ना है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन एंड पॉलिटिकल पार्टीज। आपको इससे निकलना पड़ेगा। आप जब तक नहीं करेंगे, आपने अपनी नई पौध की परवरिश दे दी है दूसरे ममालिक के सोशल मीडिया के हाथ में। तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते कि यार हमारा बच्चा ऐसा हो गया, वो करता नहीं है, वो ऐसे टांगे हिलाता है, वो यूं बैठता है। आपने क्या किया? आप तो कुछ कर नहीं रहे, आप तो बता ही नहीं रहे, आप तो सियासी नारों के अलावा कुछ नहीं कर रहे चैनल्स पे। तो तबाह बर्बाद कर दिया आपने। आप माफी चाहता हूँ जो भी रिस्पॉन्सिबल है। मुझे नहीं पता, जाहिर बात है मीडिया हाउसेस को अपने तनख्वाहें भी देनी होती है, लेकिन they can get together and they can put their foot down and they can say कि यार नहीं, हमें हफ्ते में 2 घंटे सबको मिला के 3 घंटे निकालने। यार आप डेली 15 मिनट नहीं दे सकते बच्चों के कंटेंट के लिए? क्या हो गया आपको? अब बुलशिट। अगर कोई ये कहता है ना कि नहीं हो रहा और लोग देखना नहीं चाहते करना, आप जेब से दे दे, मैं कर लूंगा, फ्री में करने को तैयार हूं। मैं बोल चुका हूँ, आपका इधर ध्यान नहीं, आप करना नहीं चाहते। कोई वजह है जो आप नहीं चाहते कि आपकी औलादें अच्छी हों।
अच्छा खालिद भाई, कराची की बात थोड़ी सी करते हैं कि कराची में ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं और आए रोज़ शहरी जो है वो ट्रैफिक मामलात का शिकार रहते हैं, और आपने देखा होगा कि जो हालात होते हैं उसमें ट्रैफिक में लोग स्टक हो जाते हैं। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगी? सूरत हाल बेहतर कैसे हो सकती है, क्योंकि लोगों को तो खुद भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए ना। देखिए, दो तीन चीजें होती हैं। एक तो खैर सड़कें खुदी होना एक अलग एक अजाब है, जो बदस्तूर 365 दिन खुदी रहती हैं। अगर इत्तेफाक से किसी वजह से कोई सड़क बन भी जाती है तो उसके 4 दिन बाद महीने के अंदर कोई और डिपार्टमेंट आकर उसको खोदना शुरू कर देता है कि अभी बिजली की तार जाएगी, गैस की तार जाएगी। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात है। सेकेंडली, दुनिया भर में ट्रैफिक जैम होते हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होते हैं। गड़बड़ वहां हो जाती है कि जब हम उजलत में वो लाइनें तोड़ ताड़ के उल्टी तरफ से चलना शुरू कर देते हैं, उससे मामला और खराब होता है। ठीक है ना। ये ऐसा ही है कि एक पानी जो है वो गदला हुआ है, हिला हुआ है, आप उसको बैठने का इंतजार नहीं कर रहे कि चलो बैठ जाए, साफ पानी ऊपर आ जाए, तो आप मजीद उसको हिलाए चले जा रहे हैं, मजीद हिलाए चले जा रहे हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट गोइंग द रॉन्ग वे, तो आप जो फ्लो है वो रुक जाता है। मोटरसाइकिल वाले गाड़ियों की लाइन में आ जाते हैं, गाड़ी वाले फुटपाथ पे होते हुए जा रहे होते हैं। हमें सब्र खत्म हो चुका है, हमें अपने आप को ट्रेन करना है। हम एक दूसरे को, यानी गाड़ी जो बड़ी ट्रकों में बैठे हुए हैं वो गाड़ी वाले को कमतर समझ रहा है, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को कमतर समझ रहा है, मोटरसाइकिल वाला रिक्शे वाले को कमतर समझ रहा है। ये हमारे अंदर के जो खन्नास भरे हुए हैं ना, हम सब एक हैं यार, सबने इसी खाक में मिलना है, इसी मिट्टी में। वो जगह, वो अपनी जगह है कि ट्रैफिक जैम क्यों होता है। इसलिए होता है कि भाई आप सड़कें खोद दी हैं, डाइवर्जन्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक उबली पड़ी जा रही है, हर बाइक वाला घुसा चला जा रहा है। आप इंसान डरता है नई गाड़ी निकालने, या कोई भी गाड़ी कि बाइक वाला घुस के चला जाता है, मार देता है, तो आप कुछ कर सकते क्यों नहीं? आप कानून फॉलो क्यों नहीं करते? आप कानून फॉलो करें, आप बिल्कुल लॉ फॉलो करें। और मैं कह रहा हूँ ना, यही एक टॉपिक है। ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ड्रामा क्यों नहीं बनता? क्या उसको ट्रैफिक पुलिस वाले सिपाही को मोहब्बत नहीं होती होगी? क्या वो वहाँ गर्लफ्रेंड को उससे मांगती होगी तो वो बेचारा क्या तनख्वाह ही नहीं है उसकी, उसको बदल लेता होगा? ठीक है ना। गोरकंद की लव स्टोरी नहीं होती, उसकी वेडिंग नाइट नहीं होती होगी, और वो वहाँ डिले हो जाता होगा कि ताजी कबर आ गई थी खोदने के लिए, मैं वहां चला गया था। जस्ट इमेजिन दी आयरनी, वो कबर खोद के आ रहा, फिर अपनी उधर उसने मुर्दा दफनाया, कफन उससे समेटा, इधर बीवी का घूंघट उठा रहा है। तो दीज आर पॉइंट्स, आप उसको उस तरह देखें, आप करें, करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा अंडर ऑब्लिगेशन आ जाते हैं ना, बहुत फेवर्स ले लेते हैं सरकार से या हुकूमत से या डिपार्टमेंट से या अपने बड़ों से, तो फिर जब जो आदमी, वही बात है, उधार में चलता है, जब फेवर्स में चलता है तो उसकी आजादी तलब हो जाती है, फिर वो कुछ बोल नहीं सकता, तो वो कहता है चलो याद कर। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन मौज़ूआत पर भी ड्रामे बनने चाहिए। म्यूज़िक के हवाले से बताएं, आजकल जो हमारा म्यूज़िक है, सिंगर्स हैं, वो कैसे देख रहे हैं आप? वो कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? म्यूज़िक कैसा हो रहा है? मौका ही नहीं दे रहे आप। म्यूजिक बेचारे जो कर रहे हैं, जो म्यूजिक हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है बच्चा, एक बच्चा खुद कर रहा है, खुद सोशल मीडिया पे डाल रहा है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है। हमारे यहाँ, मैं माफी चाहता हूँ, सरकारी लेवल पे, किसी भी लेवल पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को या फनून लतीफा को प्रमोट नहीं किया जा रहा। हाँ, एक इदारा है हमारा आर्ट्स काउंसिल, वो बहुत काम करता है, वो बहुत इनवाइट करता है, लेकिन वो एक काफी नहीं है, समझे आप? इट्स टू, कहते हैं ना, टू लिटिल टू लेट वाली बात है। कर रहा है, होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, सब होता है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आपने 10,000 लोगों के सामने 10 किलो चावल पका के रख दिए तो वो नहीं बात बनती, वो सबके प्लेट पे नहीं जाता। कोई ऐसा निजाम होना चाहिए कि मैं वही कह रहा हूँ, चैनल्स हैं यार, आप क्यों नहीं करते? आप हर चैनल पे एक म्यूजिक शो होना चाहिए, और उसमें उसी तरह हमारे आज जितने सिंगर हैं टॉप के, वो हैं जो म्यूजिक चैनल चार्ट से निकले हैं, जो इंडस म्यूजिक से निकले हैं, जो म्यूजिक शो से, पाकिस्तान टेलीविजन ने, आलमगीर, शेख की, मैना, सब टीवी से बने हैं ना यार। तो टीवी को आपके पास, अब जब मशीनरी ज्यादा हो गई है तो आपकी प्रोडक्शन कम हो गई है,
ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। जब मशीनरी कम थी, एक ही चैनल था, धड़ाधड़ आपके फनकार बन लगे। अब आप अच्छा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक भी फैक्टर है जिसको देखना चाहिए, लेकिन अब लोग ना सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसी के पास टैलेंट है तो उसने सोशल मीडिया पर डाला, उसकी वीडियो वायरल हो गई तो ही थिंक्स कि भाई उसने बहुत अच्छा काम कर लिया, लोग उसको जानने पहचानने लग जाते हैं। नहीं, आप नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कितने % बन रहा है। बात यह है कि सोशल मीडिया भी है, जरूरी है, लेकिन टेलीविजन भी तो है ना। हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? उसको कहाँ लेके जाएंगे? वो उसको आपने सिर्फ गाल गलोच के लिए, सियासी बातों के लिए रखा हुआ है, अपना एजेंडा पुश करने के लिए रखा हुआ है। सियासतदानों की शक्लें हम नहीं देखना चाहते भाई, आई एम सॉरी, नहीं देखना चाह रहे। अच्छा, ये बताएं खालिद भाई, थोड़ा सा ना मूड को शिफ्ट करते हैं। सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोग रोज़ाना चलते फिरते कोई जहन में आ रहा होता है या कोई कुछ ना कुछ गुनगुना रहे होते हैं, तो आजकल आप क्या गुनगुना रहे हैं ये बताएं। भाई बात सारी ये है कि हमने पुराना अच्छा म्यूजिक इतना कुछ सुना हुआ है कि वही अंदर चलता रहता है। बहुत सारे गाने, पाकिस्तानी गाने हैं, मौसम के लिहाज से गाने हैं, वो जैसे जैसे रुत बदलती है अंदर की और बाहर की, वैसा गाना आ जाता है। तो बस फिर अभी कुछ सुना दीजिए हमें। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बताऊं, हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि हमें अपने मुल्क की बड़ी फिक्र होती है, हमें अपने पाकिस्तान की बड़ी फिक्र होती है। हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं क्योंकि ये हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारा मुल्क है। आप दुनिया में देखें जहाँ जंगें छिड़ी हुई हैं और जो लोग 2-2 मिनट में जंग की बात करते हैं, मार दो इधर मिलाद, ये अच्छी बात नहीं है। अमन में आप रहें, पुरअमन रहें, मोहब्बत में रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में झगड़ते रहें, लेकिन किसी की जान ना लेने के ऊपर आए ना जान देने पे आए। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा वो बच्चों की, मुझे बहुत पसंद है वो गाना, सुहेल राना साहब की कॉम्पोजिशन है और वो है ना, बच्चों के लिए गाऊंगा। मैं समझता हूँ वही हमारा मुस्तकबिल है असल है। हाँ, दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा, जहाँ रहो मिलके रहो, ये कहीं भूल न जाना, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। हम क्यों नहीं कर सकते दोबारा प्रोग्राम? सुहेल राना साहब, अल्लाह पाक उनको जिंदगी अता करे। बिल्कुल उनको बिल्कुल। आप ऑनलाइन लें, कनाडा में आपका नंबर देता हूँ, उनसे बात करें। श्योर बिल्कुल, आपकी एडवाइस पे हम ज़रूर अमल करेंगे। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया खालिद भाई कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे लिए शो के लिए निकाला। आई एम श्योर कि आज जो खालिद भाई ने बातें की हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और कुछ सीखने को और कुछ उसको इम्प्लीमेंट करने को भी मिलेगा। तो शो का टाइम जो है एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा, इसका फीडबैक हमारी सोशल साइट पर देना मत भूलिएगा। देखते रहिए सीरिया 10।